नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातों की, इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर जेनिन में एक बड़े हवाई हमले की, हांगकांग में मची खींचतान की, थाईलैंड की सियासत में आए मोड़ की और रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की, और तो और इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंक का समर्थन करने वाले देशों पर बोला कड़ा हमला, कट्टरपंथ, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ दिल्ली डिक्लेरेशन स्वीकार। पीएम मोदी ने एक दूसरे की क्षेत्रीयता और संप्रभुता पर का सम्मान करने पर दिया जोर। जापान समंदर में छोड़ेगा जहरीला पानी, समंदर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी अपशिष्ट पानी छोड़ने को दी अनुमति। IAEA प्रमुख ने 2 साल की समीक्षा के बाद कहा, जापान की योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप। दक्षिण कोरिया, चीन और कुछ प्रशांत द्वीप देशों ने जताई चिंता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो प्रमुख को मिला 1 साल का विस्तार, चौथी बार बढ़ाया गया कार्यकाल। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग 2014 से हैं पद पर, यूक्रेन ने फैसले का किया स्वागत। हांगकांग के 8 निर्वासित लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी वारंट पर कई देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद भड़का चीन। कहा, हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को न किया जाए बदनाम। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करें देश। यूक्रेन का रूस पर पलटवार, मॉस्को पर ड्रोन हमला, रूस ने सभी हमलों को विफल करने का किया दावा। कुछ देर के लिए मॉस्को के प्रमुख हवाई अड्डे पर उड़ानें डाइवर्ट की गईं। रूस ने घटना को बताया आतंकवादी कृत्य। रूस का खार्किव और खेरसॉन में भीषण हमला। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एससीओ में बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का पोषण करने वालों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देशों की आलोचना में एससीओ को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस दौरान पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ बनाए हैं। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल बैठक में सभी सदस्य देशों ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक शांति और प्रगति के लिए आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया और सदस्य देशों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। सदस्य देशों ने कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली डिक्लेरेशन को स्वीकार किया। साथ ही डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। The leaders adopted
the New Delhi Declaration and two thematic joint statements, one on cooperation in countering radicalization leading to separatism, extremism and terrorism, and the second one on cooperation in the field of digital transformation. Besides, the leaders also signed a total of 10 decisions, essentially a set of outcomes that are aimed at furthering the cooperation among the SCO member states, secure standing for security, economic development, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity, and environmental protection. भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी भारत ने चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में समावेशी सरकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का समर्थन किया। भारत ने एससीओ में सुधार की बात कही। साथ ही मैंडारिन और रशियन भाषा की जगह आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी अपनाने पर भी चर्चा हुई। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। बैठक में तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में हिस्सा लिया और ईरान आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर जेनिन में एक बड़े हवाई और जमीनी हमले के बाद 10 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या में बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। इजराइल की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान करार दिया है। रिहायशी इलाकों से उठता धुआं, इजरायली सैनिकों की भारी तैनाती। ये नजारा है फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर हमले के दूसरे दिन का। मंगलवार को भी इजरायली सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में 10 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की भी आशंका जताई जा रही है। इजराइल की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान करार दिया है। इजरायली ऑपरेशन के विरोध में मंगलवार को हेब्रोन, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में फलस्तीनियों की हड़ताल के कारण दुकानें बंद हो गई और सड़कें ज्यादातर खाली ही नजर आई। हमारी हड़ताल का कारण वह है जो जेनिन में हो रहा है। वे किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वे करीबी हो या अजनबी। हम सभी जो हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल का सैन्य अभियान अगले दिन तक जारी रह सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने 10 ड्रोन हमलों से इसकी शुरुआत की। इसके जरिए कई इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके बाद 1 से 2,000 इजरायली सैनिक हथियारबंद बुलडोजर और शहर की इमारतों पर स्नाइपर की तैनाती करके जेनिन शहर में दाखिल हुए। इस दौरान फलस्तीनी लोगों ने आग जलाकर इजरायली सैनिकों को रोकने का पूरा प्रयास किया। इजरायली सेना के अभियान के दौरान पूरा शहर खामोश हो गया और शरणार्थी शिविरों के पास लड़ाई देखी गई। शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनी गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि इजराइल अपना जेनिन ऑपरेशन पूरा करने के करीब है।
संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसियों ने वेस्ट बैंक शहर जेनिन में चल रहे ऑपरेशन के पैमाने पर चिंता व्यक्त की है। हम जेनिन में होने वाले और वेस्ट बैंक में आज भी जारी हवाई और जमीनी अभियानों के पैमाने और विशेष रूप से घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविर पर हवाई हमलों को लेकर चिंतित हैं। जेनिन में 2 सप्ताह के भीतर हवाई हमलों से जुड़ा यह दूसरा ऑपरेशन है। इजराइल की सेना ने पिछले 20 साल में फलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में जेनिन शहर में अब तक का सबसे भीषण हमला किया। इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि वो इजरायली कार्रवाई का समर्थन करता है। उधर इजराइल ने कहा है कि उसे बड़ी संख्या में हथियार जेनिन शहर से बरामद हुए हैं। इसी बीच मीडिया ने मंगलवार को बताया कि वेस्ट बैंक शहर में चल रही इजरायली सैन्य अभियान के बीच लगभग 500 फलस्तीनी परिवारों को जेनिन में शरणार्थी शिविर छोड़ने पड़े हैं। इसी बीच इजरायली पुलिस ने बताया कि तेल अवीव में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी हमलावर द्वारा कार में टक्कर मारकर और चाकू मारकर किए गए हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने पर अंतिम तैयारी हो चुकी है। दरअसल चीन के विरोध के बावजूद जापान उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ सकेगा। इस बात के लिए जापान को संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय से मंजूरी मिल गई है। चीन के विरोध के बावजूद जापान उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ सकेगा। इस बात के लिए जापान को संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय से मंजूरी मिल गई है। 2 साल की समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा है कि जापान की योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं और उनका लोगों और पर्यावरण पर न के बराबर रेडियोलॉजिकल प्रभाव होगा। इसके तरीकों पर सरकार ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। प्रस्तावित और संशोधित योजना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसका पर्यावरण अर्थात जल, मछली और तलछट पर नग्न प्रभाव पड़ेगा। राफेल ग्रासी बुधवार को फुकुशिमा संयंत्र का दौरा करेंगे। अपनी जापान यात्रा के बाद वे दक्षिण कोरिया जाएंगे, जहां उपभोक्ता पानी छोड़े जाने से पहले समुद्री नमक और अन्य सामान खरीद रहे हैं। इससे पहले फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस पर एजेंसी ने 2 साल से ज्यादा समय तक काम किया है। गौरतलब है कि क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से शोधित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण लगाने का काम पूरा हो गया है। करीब 1000 टैंक में संग्रहित उपचारित रेडियोधर्मी जल, जिसकी क्षमता 13.7 लाख टन के करीब है, उसे आकस्मिक रिसाव को रोकने और संयंत्र को बंद करने के लिए जगह बनाने के लिए समुद्र में छोड़ा जाना है। दक्षिण कोरिया, चीन और कुछ प्रशांत द्वीप राष्ट्रों ने सुरक्षा चिंताओं और राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार नेता के रूप में मैंने बार बार कहा है कि मैं ऐसे निर्वहन की अनुमति नहीं दूंगा जिसका मानव स्वास्थ्य और जापान और दुनिया दोनों के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़े। इस बीच चीन ने जापान से फुकुशिमा का पानी समुद्र में छोड़ने के फैसले को निलंबित करने का आग्रह किया। इतने लंबे समय तक चलने वाले निर्वहन के लिए इसकी निगरानी कौन करेगा? इसकी निगरानी कैसे की जाएगी और निगरानी की विश्वसनीयता की गारंटी कैसे दी जाएगी?
इनमें से कोई भी मुद्दा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हमारा अनुरोध बहुत सरल है। जापान को समुद्र में पानी छोड़ने की योजना को निलंबित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सावधानी पूर्वक बातचीत करनी चाहिए और संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक, सुरक्षित, पारदर्शी प्रबंधन विधि का पता लगाना चाहिए जिस पर सभी पक्ष सहमत हैं। गौरतलब है कि जापान की सरकार ने अप्रैल 2021 में अपनी इस योजना का ऐलान किया था कि उपचारित लेकिन थोड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी युक्त पानी को समुद्र में छोड़ा जाएगा। मार्च 2011 में भूकंप और सुनामी ने फुकुशिमा दाइची संयंत्र की कूलिंग प्रणाली को तबाह कर दिया था, जिससे 3 रिएक्टर पिघल गए थे और बड़ी मात्रा में रेडिएशन का रिसाव हुआ था। भूकंप के बाद उठी विनाशकारी सुनामी लहरों की चपेट में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र आ गया था। इस संयंत्र को भारी नुकसान हुआ था। संयंत्र से हुए विकिरण रिसाव के चलते आसपास के इलाकों को खाली करवाना पड़ा था। इस घटना ने परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। भूकंप, सुनामी और इस हादसे में करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। जापान की संसदीय समिति ने रेडियोधर्मी रिसाव को मानव निर्मित आपदा बताया था। इस हादसे ने पूरे विश्व समुदाय को हिला कर रख दिया था। घटना के बाद दुनिया भर के तमाम परमाणु संयंत्रों को लेकर समीक्षा किए जाने की मांग जोर शोर से उठने लगी थी। हांगकांग पुलिस ने 8 प्रमुख स्वयंभू लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को $1 मिलियन का पुरस्कार दिया, जिसकी अधिकार समूहों और पश्चिमी सरकारों ने कड़ी निंदा की। दरअसल सोमवार को हांगकांग ने विदेशों में रह रहे 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और उनके ऊपर के $1 मिलियन का इनाम घोषित करते हुए ब्रिटेन से इन लोगों को सौंपने के लिए कहा था। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इन 8 नागरिकों का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि ब्रिटेन किसी भी तरह चीन के दबाव में नहीं आने वाला है। रिपोर्ट देखिए। हांगकांग के निर्वासित लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर दुनिया की तीखी प्रतिक्रिया के बाद चीन अपने फैसले के बचाव में आ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हांगकांग का मामला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है। चीन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की निंदा करने वाले देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्हें ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। दरअसल सोमवार को चीन ने विदेशों में रह रहे 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर और उनके ऊपर $1 मिलियन का इनाम घोषित करते हुए ब्रिटेन से इन लोगों को सौंपने के लिए कहा था। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने हांगकांग के इन 8 नागरिकों को खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि ब्रिटेन किसी भी तरह चीन के दबाव में नहीं आने वाला है। हम कुछ देशों द्वारा हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जबरदस्त अवमानना पर अपना कड़ा असंतोष और कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं। हांगकांग पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं है। इस बीच हांगकांग के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवहेलना करने वाले निर्वासन में रह रहे जिन 8 अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उन पर आजीवन कारावास का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो हांगकांग के राष्ट्रीय कानून के तहत सजा में कमी पर विचार किया जा सकता है। इन सभी कार्यकर्ताओं ने 2020 में बीजिंग द्वारा एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लागू किए जाने के बाद हांगकांग छोड़ दिया था। इस समय ये कार्यकर्ता अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में रह रहे हैं। इन 8 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत करने का आरोप है। ये कानून 2019 में हांगकांग में हुए लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के जवाब में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्र पर बीजिंग के नियंत्रण को मजबूत करना है। कानून का उल्लंघन करने पर संभावित आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इन 8 कार्यकर्ताओं में से एक अमेरिका में रह रही अन्ना कोक ने कहा है कि वो लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ चीनी सरकार के दमन को उजागर करती रहेंगी। मुझे फैसले से आश्चर्य नहीं हुआ। मेरा मानना है कि मैं जो कर रही हूँ वह सही है और जिन मूल्यों के लिए हम लड़ रहे हैं वह भी सही है और इसलिए मैं कभी कभी पीछे नहीं हटने वाली हूँ, भले ही मेरे सिर पर इनाम हो।
हांगकांग पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, लेकिन चीन के साथ यहाँ अक्सर विवाद होता रहता था। 99 साल की लीज की समय सीमा पूरा होने के बाद 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। तब बीजिंग ने एक देश दो व्यवस्था की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंत्रता और अपनी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी। लेकिन 2014 में हांगकांग में 79 दिनों तक चले अम्ब्रेला मूवमेंट के बाद लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर चीनी सरकार कार्रवाई करने लगी। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया गया। कानून में बड़े बदलाव किए गए। 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया। हांगकांग का अपना कानून और सीमाएं हैं, साथ ही खुद की विधानसभा भी है। लेकिन हांगकांग में नेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 1200 सदस्यीय चुनाव समिति चुनती है। समिति में ज्यादातर बीजिंग समर्थक सदस्य होते हैं। थाईलैंड की सियासत ने नया मोड़ लिया है। प्रचा चार्ट पार्टी के वान मोहम्मद नूर माथा थाईलैंड की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इस कदम को एक छोटी पार्टी के अनुभवी नेता के नाम पर मोहर लगाकर नई गठबंधन सरकार गठन को लेकर दो बड़े सियासी दावेदारों के बीच उपजे गतिरोध में नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रचा चार्ट पार्टी के वान मोहम्मद नूर माथा थाईलैंड की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इस कदम को एक छोटी पार्टी के अनुभवी नेता के नाम पर मुहर लगाकर नई गठबंधन सरकार गठन को लेकर दो बड़े सियासी दावेदारों के बीच उपजे गतिरोध में नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस पद के लिए नूर एकमात्र दावेदार थे। 14 मई को हुए चुनाव में मूव फॉरवर्ड पार्टी को 151 जबकि फू थाई पार्टी को 141 सीटें हासिल हुई थी। सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियों ने 6 अन्य दलों के साथ गठबंधन किया है। वान नूर की प्रचा चार्ट पार्टी की निचले सदन में 10 सीटें हैं। वान नूर पहले भी 1996 और 2000 के बीच स्पीकर रह चुके हैं। उन्होंने कहा वो तटस्थ रहने का प्रयास करेंगे। मैं संविधान और संसदीय नियमों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता से कर्तव्यों का पालन करूंगा। जब वान नूर अपना पद संभालेंगे तो उनके पहले कार्यों में प्रधानमंत्री के चयन पर निर्णय लेने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाना होगा। प्रधानमंत्री के चयन के लिए द्विसदनीय सदन के 750 सदस्यों में से आधे से अधिक वोटों की जरूरत होगी। गठबंधन मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पीटा लिमजोनाट को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसके लिए उन्हें 376 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल उनके पास 312 वोट ही हैं। पीटा को 64 और सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जिसे वो प्रतिद्वंदी पार्टियों या सेना द्वारा चुने गए उच्च सदन के सदस्यों से हासिल कर सकते हैं। हालांकि पहले ही इन पार्टियों की कुछ नीतियों को लेकर मूव फॉरवर्ड पार्टी के साथ टकराव हो चुका है। पीटा आवश्यक आंकड़ा जुटाने को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने सीनेट में पर्याप्त समर्थन हासिल करने का दावा किया था। स्पीकर चुनाव का परिणाम इस बात की पुष्टि करता है कि सभी 8 गठबंधन दलों ने बिना किसी विभाजन के एकजुटता और ईमानदारी के साथ मतदान किया, जिससे हमारी एकता सुनिश्चित हुई। सेनेट के साथ मूव फॉरवर्ड पार्टी के मतभेद के अलावा और भी गंभीर आशंकाएं हैं कि कहीं पीटा और उनकी पार्टी को कानूनी चुनौतियों के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश न की जाए, जैसा कि पूर्व में रूढ़िवादी प्रतिष्ठानों से दूरी बनाने वाली पार्टियों के साथ किया जा चुका है। कई बार फू थाई समर्थित सरकारों और मूव फॉरवर्ड पार्टी की पूर्ववर्ती को चुनाव आयोग और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों का शिकार होना पड़ा है। एक मीडिया कंपनी में शेयर होने का आरोप पीटा पर लग रहा है, हालांकि वो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूरोप की। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से भी लंबे समय से चल रहे युद्ध को
लेकर अभी तक वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन से हमला करते हुए नजर आए हैं। इस बीच मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर से राजधानी के मुख्य एयरपोर्ट से कुछ घंटों के लिए फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई। क्या है ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। एक और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हवाई हमले कर उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी युद्ध के मैदान में जवाबी कार्रवाई के साथ पिछले कुछ हफ्तों से रूसी सरजमीन पर हमला कर उसे चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन ने मंगलवार को मॉस्को पर फिर ड्रोन हमला किया, हालांकि रूस ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी के मुख्य एयरपोर्ट से कुछ घंटों के लिए फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गयी। रूस ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि ड्रोन अटैक्स ऐसी जगह किए गए जहां आम नागरिक रहते हैं और विदेशी उड़ानें भी आती हैं। 2 ड्रोन का मलबा हवाई अड्डे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ है। करीब 1 महीना पहले भी रूस ने मॉस्को की 2 बिल्डिंगों पर हुए ड्रोन अटैक के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया था। उधर रूस ने खेरसन से लेकर खार्किव तक हमला कर यूक्रेन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। खार्किव में रूसी गोलीबारी में 9 बच्चों समेत 31 लोग घायल हो गए हैं। खार्किव के गवर्नर के अनुसार गोलीबारी दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई। कई कारों में आग लग गई और 8 बहुमंजिला इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। मैं सोफे पर लेटी हुई थी, तभी अचानक एक धमाका हुआ, बालकनी टूट गई, दरवाजे उड़ गए। उधर खेरसन में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, हालांकि घायलों के बारे में ठीक से पता नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सैन्य सहयोग के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया है। रूस ने बिना किसी उकसावे के युद्ध थोपा। अमेरिका के मौजूदा नेतृत्व से नई ऊर्जा मिली है। यूक्रेन आपका एक सहयोगी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो प्रमुख का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने पर सदस्य देशों के बीच सहमति बन गई है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। उनका कार्यकाल पहले ही 3 बार बढ़ाया जा चुका है। इसका मतलब है कि वो इस पद पर रहते हुए 1 दशक पूरा कर लेंगे। हालांकि बैठक में अन्य नामों पर भी विचार किया गया, लेकिन निर्णय से पता चलता है कि नाटो यूक्रेन में युद्ध के बीच निरंतरता और अनुभव चाहता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।